गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। पीछे की क्लासेस में हमने फोटोसिंथेसिस की लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा और लाइट रिएक्शन को पढ़ते हुए हमने इसके अंदर पाए जाने वाले फोटो सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लाइट रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन शब्द का मतलब होता है एटीपी का संश्लेषण। सीधे शब्दों में अगर बात करें कि एडीपी के अंदर फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने से एटीपी का निर्माण होने की प्रक्रिया फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और अगर यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है तो उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो एटीपी का संश्लेषण होता है, यह एटीपी का संश्लेषण लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। तो इस प्रक्रिया को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। आज की क्लास में हम फोटोफॉस्फोराइलेशन एवं इसके दोनों प्रकार को डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। शुरुआत करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन से। क्या यह प्रक्रिया होती है? तो सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट चीज है, यह प्रक्रिया सदैव प्लांट्स में संपन्न होती है, क्योंकि एनिमल्स जो है ये प्रकाश को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो प्लांट्स ही वो जीव है जिसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और वो फोटोसिंथेसिस के दौरान यह प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन की सिंपल डेफिनेशन की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। यहाँ पर होता क्या है कि एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब होता है यहाँ पर दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसके साथ जब एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो तीसरा फॉस्फेट का अणु जो है आकर यहाँ पर और जुड़ जाता है और इसके लिए इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी इन्हें फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी से मिलती है। तो एनर्जी से तात्पर्य यहाँ पर लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी को प्राप्त करके एडीपी जो है एक तीसरे फॉस्फेट से जुड़कर एटीपी का संश्लेषण करता है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर तीन फॉस्फेट हो जाते हैं। ये डाइफॉस्फेट का मतलब दो फॉस्फेट है, तीसरा फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ गया। तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट जुड़ने की प्रक्रिया। तो फॉस्फेट जुड़ने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एडीपी में एक तीसरा फॉस्फेट जुड़ता है और एटीपी का संश्लेषण हो जाता है। और एटीपी जो है पादप और जंतु दोनों प्रकार के जीवों के अंदर ऊर्जा की इकाई के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह एटीपी का संश्लेषण लाइट एनर्जी के माध्यम से हुआ है और यह लाइट एनर्जी जो है हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ट्रैप की जाती है। तो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो ये इस शब्द का मतलब था। और यह प्रक्रिया फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान एटीपी का संश्लेषण जो है ये किस प्रकार से संपन्न होता है, यह हम आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान एडीपी से एटीपी अणु का संश्लेषण, जिसके अंदर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन, जैसे कि हम लास्ट डायग्राम में हम देख रहे थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना और उस एनर्जी के द्वारा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण करना, यह इस पूरी अभिक्रिया का सार है। और यह अभिक्रिया जो है केवल और केवल पादपों में फोटोसिंथेसिस के दौरान ही संपन्न होती है। परंतु इसके लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करेगा? जिसके अंदर हाई एनर्जी होगी। तो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए होता है। अब ये डोनर और एक्सेप्टर दोनों मौजूद है तो ये स्पॉन्टेनियसली ये प्रक्रिया चलती रहती है और इलेक्ट्रॉन जो है डोनर से एक्सेप्टर को ट्रांसफर होता रहता है। तो एक डोनर है, उससे एक्सेप्टर के पास चला गया, फिर वहां से एक्सेप्टर के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन आने से इस एक्सेप्टर की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई। अब ये डोनर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यह
दूसरे एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक चेन के रूप में होता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही डोनर इलेक्ट्रॉन को किसी एक्सेप्टर को देता है तो डोनर के पास एनर्जी कम हो जाएगी और एक्सेप्टर के पास एनर्जी बढ़ जाएगी। तो चूंकि एनर्जी एक्सेप्टर में बढ़ गई है, अब यह एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर काम करने लग जाता है और इस प्रकार जो है एक श्रृंखला बन जाती है और इसी श्रृंखला को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो पादपों में यह फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया जो है दो प्रकार से संपन्न होती है, जो कि लाइट रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। लाइट रिएक्शन के फंक्शन की अगर बात करें, लाइट रिएक्शन का फंक्शन यही है कि लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट की एनर्जी को ग्रहण करके उससे एटीपी और एनएडीपीएच का संश्लेषण जो है, यही लाइट रिएक्शन का सार है। तो अब यहाँ पर हम लाइट रिएक्शन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां पर फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के द्वारा एटीपी और एनएडीपीएच आदि एनर्जी का संश्लेषण होता है। शुरुआत कर रहे हैं हम दो प्रकार के फॉस्फोराइलेशन के प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें दो प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। पहला होता है साइक्लिक यानी चक्रीय प्रकार का, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक या अचक्रीय प्रकार का फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन दोनों का भी हम डिटेल में देखेंगे किस प्रकार से यह संपन्न होता है। शुरुआत करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान केवल एक ही फोटो सिस्टम काम करता है और उसमें केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही पाया जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर केवल और केवल बैक्टीरियल में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेट हो जाता है, उसमें जब जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लोरोफिल अणुओं के इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद ये जो है उस क्लोरोफिल के अणु से इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो फोटो सिस्टम प्रकाश तंत्र जो होता है, फोटो सिस्टम हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर है लाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, यानी फोटोन को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जाइज्ड हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और यहाँ से यह उत्सर्जित हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। और यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गुजरता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मतलब ये डोनर से कैरियर में, डोनर से एक्सेप्टर में, फिर वापस डोनर से एक्सेप्टर में, तो इस प्रकार कई डोनर से एक्सेप्टर में जाता है। तो फाइनली यह जो है वापस रिएक्शन सेंटर में वापस आ जाता है। यानी साइक्लिक से सीधा सा मतलब ये है कि किसी फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है और वह विभिन्न इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से गुजरता हुआ पुनः रिएक्शन सेंटर तक पहुंच जाता है। तो यह फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है यह साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। और जब यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजरता है तो कई स्टेप ऐसे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान एनर्जी मुक्त होती है और इसी मुक्त एनर्जी से एटीपी अणुओं का संश्लेषण किया जाता है। क्योंकि यह एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस रिएक्शन सेंटर में पहुंच जाता है, इसीलिए ऐसी प्रक्रिया जहां पर एटीपी का संश्लेषण हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पुनः वापस रिएक्शन सेंटर तक आ जाता है, उसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके लिए किसी प्रकार के रिड्यूसिंग पावर की आवश्यकता नहीं है, कोई भी अपचायक शक्ति की हमें आवश्यकता पृथक से हमें नहीं पड़ती है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है कि यह जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है यह फोटो सिस्टम फर्स्ट पर डिपेंड करता है, यानी इसमें केवल और केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट की स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़ी थी, अब पुनः यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यह जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, इसका रिएक्शन सेंटर जो है क्लोरोफिल ए का अणु होता है जिसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो सर्वाधिक रूप से सक्रिय 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट पर होता है, इसीलिए इसे हम P700 कहते हैं, क्योंकि 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है इस लाइट के ऊपर यह मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। तो ये इसका रिएक्शन सेंटर है। इसके साथ अन्य पिगमेंट्स जुड़े होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, जो कि एंटीना के रूप में काम करते हैं या इसे
लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसे कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा फोटो सिस्टम फर्स्ट है। यह लाइट से फोटोन को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करते ही क्या होता है, ये एसेसरी पिगमेंट्स इस लाइट को फाइनली रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं और रिएक्शन सेंटर के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाकर ये जो है फाइनली इस रिएक्शन सेंटर से बाहर उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इसे सबसे पहले FRS ग्रहण करता है और फाइनली यह इलेक्ट्रॉन जो है फेराडॉक्सिन को ट्रांसफर करता है। यह फेराडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन डोनर की भांति काम करता है। अब यहाँ पर ETS शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू होता है कि फेराडॉक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद हाई एनर्जी एंड हो गया है, अब यह डोनर की भांति काम करता है और साइटोक्रोम B6 जो है इस समय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की भांति काम करता है। तो फेराडॉक्सिन से यह इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6 को ट्रांसफर हो जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से ट्रांसफर रहेगा, साइटोक्रोम B6 पर चला गया और इस दौरान बहुत सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है और इस ऊर्जा का उपयोग जो है ADP से ATP का संश्लेषण करने में काम आता है। तो फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6 जो एक्सेप्टर के पास जाता है, उस समय मुक्त ऊर्जा से ATP अणु का संश्लेषण होता है। ये पहला ATP जो है साइटोक्रोम B6 पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस दौरान होता है। अब चूंकि साइटोक्रोम B6 के पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हो गया है और ये डोनर की भांति काम करता है और यह अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है साइटोक्रोम F को। और जब यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को डोनेट किया जाएगा, उस कंडीशन में भी भारी ऊर्जा मुक्त होती है और इस ऊर्जा से भी ATP का संश्लेषण होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान यह दूसरा इलेक्ट्रॉन संश्लेषित होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर साइटोक्रोम F को होता है। साइटोक्रोम F क्योंकि इलेक्ट्रॉन आने से अब यह हाई एनर्जी हो गया है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हो गया है, अब यह डोनर की भांति काम करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन को करता है और प्लास्टोसाइनिन फाइनली अपने इलेक्ट्रॉन को वापस रिएक्शन सेंटर को ही ट्रांसफर कर देता है। यानी जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिएक्शन सेंटर लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों से गुजरता हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन से गुजरता हुआ फाइनली रिएक्शन सेंटर पर वापस पहुंच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है चक्रीय प्रक्रम में गुजरता है और इस दौरान जो मुक्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग ATP संश्लेषण में किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान केवल एक फोटो सिस्टम भाग लेता है जिसे फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं। दूसरा कि इस दौरान ATP अणुओं का संश्लेषण भी होता है। तो ये था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स में तो ये होता ही नहीं है, बैक्टीरिया और प्लांट्स में पाए जाने वाला ये प्रमुख फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरे प्रकार का जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसे हम नॉन साइक्लिक कहते हैं। यह प्लांट्स में भी पाया जाता है और साइनोबैक्टीरिया के अंदर, दोनों के अंदर पाया जाता है और ये जीव ऐसे है जिसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, बैक्टीरिया में केवल एक फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है और केवल साइक्लिक प्रकार का फोटोफॉस्फोराइलेशन पाया जाता है, जबकि प्लांट जो होते हैं, प्लांट में दोनों फोटो सिस्टम पाए जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया में भी दोनों फोटो सिस्टम उपस्थित होते हैं और ये दोनों साथ साथ एक सीक्वेंस में काम करते हैं और साथ साथ मिलकर काम करते हैं और ये मिलकर एनर्जी और अपचायक ऊर्जा, अपचायक शक्ति, रिड्यूसिंग पावर दोनों को बनाने का काम करते हैं। एनर्जी से हमारा तात्पर्य यहाँ पर ATP से है, रिड्यूसिंग पावर से तात्पर्य हमारा NADPH है। तो दोनों फोटो सिस्टम मिलकर जब काम करते हैं और ATP और NADPH दोनों का संश्लेषण करते हैं, तो ऐसा फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक प्रकार का फोटोफॉस्फोराइलेशन है। नॉन साइक्लिक इसलिए क्योंकि जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वह पहली चीज है, यह फोटो सिस्टम सेकंड से निकलता है। लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोटो सिस्टम सेकंड से निकलेगा और इस फोटो सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है और इसकी वजह से फोटो सिस्टम सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसकी पूर्ति वापस इसी इलेक्ट्रॉन से नहीं होती है। यह इलेक्ट्रॉन वापस
कभी भी फोटो सिस्टम सेकंड के पास नहीं आता है, बल्कि इसकी पूर्ति जो है यह पानी के अणुओं के द्वारा की जाती है। जब वाटर जो है उसका फोटोलाइसिस होता है, जल का जब प्रकाशिक अपघटन होता है, उस दौरान इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन दोनों मुक्त होते हैं। तो ऑक्सीजन गैस तो वातावरण में मुक्त हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है यह इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड के पास आता है। तो अर्थात फोटो सिस्टम सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः फोटो सिस्टम सेकंड के पास नहीं आता है, इसलिए इसे हम नॉन साइक्लिक प्रकार का ट्रांजिशन कहते हैं। देखिएगा डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा ये चीज। ये पूरा डायग्राम है जिसमें दोनों फोटो सिस्टम भाग लेते हैं। ये फोटो सिस्टम सेकंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट। शुरुआत होती है इसकी, इसे समझाने के मैंने यहाँ पर नंबरिंग लगाई है। यहाँ पर ये पहली रिएक्शन है, एक नंबर रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, ये फोटो सिस्टम सेकंड है जिसका रिएक्शन सेंटर है P680, क्योंकि ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को सक्रियता से अवशोषित करते हैं। तो जब लाइट एनर्जी इसके ऊपर गिरती है, तब इसके जो सहायक पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट या एंटीना जो है, ये इस लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर के पास ट्रांसफर करते हैं, और इस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, जिसे प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो कि फियोफाइटिन बेस्ड होता है। तो फियोफाइटिन बेस्ड प्राइमरी एक्सेप्टर जो है, इस P680 जो रिएक्शन सेंटर है, इससे द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, इसे अब फियोफाइटिन बेस्ड प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा ग्रहण कर लेता है। ये पहली रिएक्शन है जहां पर फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का पहला उत्सर्जन जो है वो फोटो सिस्टम सेकंड से होता है। तो P680 जिसका रिएक्शन सेंटर होता है, ये पहली अभिक्रिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। अब इस रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, क्योंकि इसने स्वयं के इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित कर दिया गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, यह इस सेकंड रिएक्शन के द्वारा होगी, जहां पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है जल का प्रकाशिक अपघटन। जल जब अपघटन होता है, तब ऑक्सीजन गैस बनती है और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये अब रिएक्शन सेंटर के पास। तो रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन की जो पूर्ति की जाती है, वह जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा की जाती है। तो यदि इससे पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, दूसरे स्टेप में इसको इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस वाटर के द्वारा मिल जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं, ये तीसरे स्टेप में प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। विभिन्न इलेक्ट्रॉन करियर जो है, इनको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है पियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन को जाते हैं, पीक्यू का मतलब प्लास्टोक्विनोन, और प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और फाइनली ये प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचते हैं। तो प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन के बीच में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है। साइटोक्रोम मॉलिक्यूल से बने हुए विभिन्न कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में होते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन कैरियर, कई साइटोक्रोम मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, तो इसलिए हमने साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कह दिया। तो इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में कई साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स हैं। तो चौथा स्टेप ये कहता है कि जब इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम के पास इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, उस दौरान एनर्जी जो मुक्त होती है, इससे एटीपी का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण जो है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान किया जाता है। ये एटीपी का संश्लेषण यहाँ पर हो जाता है। यह भी फोटो सिस्टम सेकंड के समान जो है, इससे भी लाइट एनर्जी को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। मैं भी चाहूंगा, एक बार स्क्रीन गायब हो गई थी, वापस रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर मैं, कि पांचवा स्टेप क्या है। पांचवा स्टेप ये है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर P700 है, ये लाइट एनर्जी को अवशोषित करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित करता है। यानी पांचवें स्टेप के अंदर इस रिएक्शन सेंटर के द्वारा, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है, इसके द्वारा लाइट एनर्जी का अवशोषित करके इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते हैं, और इसे भी प्राइमरी एक्सेप्टर जो है इसे ग्रहण कर लेता है। अब इस P700 में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इसकी पूर्ति की जाएगी प्लास्टोसाइनिन के द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन से। यानी फोटो सिस्टम सेकंड जो है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति, P700 के इलेक्ट्रॉन की पूर्ति प्लास्टोसाइनिन के द्वारा की जाती है, जबकि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसकी पूर्ति जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा होती है।
अब यहाँ से P700 से इलेक्ट्रॉन निकला है वह जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाता है, और इस प्राइमरी एक्सेप्टर से अगर यह नॉन साइक्लिक प्रकार का फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उस कंडीशन में यहाँ से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी एक्सेप्टर के द्वारा यह फेरेडॉक्सिन को ट्रांसफर होता है, और फेरेडॉक्सिन जो है इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हुए एक एंजाइम काम करता है NADP रिडक्टेज। इस एंजाइम के द्वारा ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो H आयन निकले, ये दोनों H आयन, ये दोनों इससे प्राप्त हुए दोनों इलेक्ट्रॉन, H आयन यहाँ से प्राप्त होते हैं दोनों H आयन, और NADP ये तीनों मिलकर रिड्यूसिंग पावर, अपचायक शक्ति जिसे कहते हैं, NADPH का संश्लेषण करते हैं। तो फाइनली तो P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये साइक्लिक सिस्टम में नहीं जाता है, जैसा कि साइक्लिक में पढ़ा था हमने। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यह फेरोडॉक्सिन के द्वारा यह NADPH के संश्लेषण में काम आता है। तो NADP एंजाइम जो है, रिडक्टेज एंजाइम जो है, यह NADP से NADPH का संश्लेषण करता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं और 2 प्रोटॉन जो है ये फोटोलाइसिस वाटर से जो प्राप्त हुए ये काम आते हैं। और फाइनली इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये वापस इसे कभी भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन साइक्लिक प्रकार का इलेक्ट्रॉन फ्लो कहते हैं। और यहाँ पर इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इस दौरान एटीपी का संश्लेषण होता है, और फाइनली लास्ट स्टेप में यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर NADPH का संश्लेषण होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों फोटो सिस्टम यहाँ पर भाग लेते हैं। तो ये था नॉन साइक्लिक प्रकार का फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रकार आपने देखा कि लाइट रिएक्शन के दौरान 2 प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक साइक्लिक प्रकार का, दूसरा नॉन साइक्लिक प्रकार का। साइक्लिक प्रकार में एटीपी का संश्लेषण होता है, नॉन साइक्लिक प्रकार में एटीपी और NADPH दोनों प्रकार के अणुओं का संश्लेषण होता है। और लाइट रिएक्शन का तात्पर्य यही होता है, लाइट रिएक्शन वह रिएक्शन है जहां पर एटीपी और NADPH का संश्लेषण होता है और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पर मुक्त होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मुक्त हो सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों प्रकार के फॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रकार का फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या डिफरेंस है? साइक्लिक में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम में लेता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों जो फोटो सिस्टम है ये काम में आते हैं। साइक्लिक प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है। तो चूंकि यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं हुआ है इसलिए ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होती है, और यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ है इसलिए ऑक्सीजन मुक्त होती है। साइक्लिक में किसी भी प्रकार का रिड्यूसिंग पावर NADPH का संश्लेषण नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में NADPH का संश्लेषण होता है। एटीपी का संश्लेषण दोनों में होता है, लेकिन NADPH का संश्लेषण केवल नॉन साइक्लिक प्रकार में ही होता है। और साइक्लिक प्रकार का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन सेंटर को वापस एक चक्रीय प्रक्रम के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है, जबकि नॉन साइक्लिक का मतलब इलेक्ट्रॉन वापस रिएक्शन सेंटर के पास लौटकर नहीं आते। तो इस प्रकार प्लांट्स में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये चलते हैं, और फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, लाइट रिएक्शन का महत्वपूर्ण काम यही है, लाइट रिएक्शन के दौरान लाइट को अब्जॉर्ब किया जाता है। इस लाइट को अब्जॉर्ब करने से फोटो सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, फोटो सिस्टम एक्टिवेट होकर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलते हैं, और इससे एटीपी और NADPH का संश्लेषण होता है, और जल के प्रकाशिक अपघटन से ऑक्सीजन गैस की विमुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। इस पूरी अभिक्रिया को संयुक्त रूप से मिलाकर हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और यह लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो थाइलेकोइड है उसके अंदर संपन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान जो 2 रिएक्शंस हमने पढ़ी थी, लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन, 2 प्रकार की रिएक्शन पाई जाती है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। आने वाली क्लास में हम डार्क रिएक्शन को हम प्रारंभ करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।